Welcome to Major HS Culsis Balnoi Academy. I am Mr. Devesh, your physics faculty. तो बेसिकली हम पिछले कुछ क्लासेस से आपके टेस्ट पेपर कर रहे हैं। हमने 2 टेस्ट पेपर करे हुए हैं पिछले क्लासेस में। आज जो हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का थर्ड टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं, वही है आपका कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको मालूम है आपके एग्जाम्स बहुत पास में आने वाले हैं, ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपका लेवल क्या है, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है। इसलिए मैं आज ये फिजिक्स का टेस्ट आपको करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स टेस्ट पेपर सेम कॉन्सेप्ट है हर बार की तरह कि मैं आपके आगे पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मैं आपके आगे ऑप्शंस पढ़ूंगा, ऑप्शंस आप देखोगे और क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। देखो ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की ना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलना चाह रहा है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप के नाम से भी जाना जाता है। एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, दोनों सेम चीज है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोई ग्लोब देखते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ गया, इक्वेटर। ऐसे इक्वेटर जा रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे वर्टिकल लाइंस भी तो जाती हैं, जैसे कि आपको मालूम है जो कि आपका इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल जो होता है वो आपके अर्थ का मैग्नेटिक क्या होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ पोल डालूं, मतलब यहाँ पर मैं नॉर्थ डालूं, यहाँ पर मैं साउथ डालूं, ठीक है, लेकिन आपके मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से साउथ क्या हो जाएगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से साउथ हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल वाला, और नॉर्थ पोल हो जाएगा आपके अर्थ के ज्योग्राफिकल रीजन वाला साउथ पोल वाला। मतलब अगर आप अर्थ को एक बार मैग्नेट कंसीडर करते हो तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से जाता है, आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही। ठीक है, देखो अगर नॉर्थ से निकल है लेकिन वो अर्थ का क्या है, अर्थ का साउथ पोल है। आपका जो बेसिकली आपके बार मैग्नेट जो है अर्थ का, वो नॉर्थ पोल जो है वो आपके अर्थ का ज्योग्राफिकली साउथ पोल है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे ना, वो आपके नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ। ठीक है, आपके 12 मिनट के हिसाब से तो नॉर्थ से साउथ निकल रहा है, लेकिन अगर आप अर्थ के ज्योग्राफिकल रीजन में देखोगे तब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां बन रहा है, आपके साउथ टू नॉर्थ, जो कि अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता रहता है, बनता रहता है। लेकिन आपका जो मैग्नेटिक डिप है ना, या एंगल ऑफ डिप है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो क्या बोला, मैग्नेटिक पोल पे देखने के लिए, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पे देखने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके जो वर्टिकल लाइंस है ये जैसे ही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, इंटरसेक्ट करते, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर आप देख रहे हो यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से, तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऑब्वियसली इस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है आपके पोल्स पर, वो हमेशा 90 डिग्री के ही इक्वल होता है। क्योंकि एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बताता है कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का, आपके वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप नाम याद रखना कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप दोनों सेम चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a magnetic with m magnetic intensity is divided into two parts, the magnetic moment of any one part will be। देखो आपका नॉर्मल मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ, इसका लेंथ क्या है, बेसिकली एल है। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा कि इसको जो है ना, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ साउथ, फिर क्या बन जाएगा आपका नॉर्थ साउथ। अभी जो लेंथ थी वो क्या हो जाएगा, L/2, ये भी क्या हो जाएगा L/2। इसमें क्या बोला गया है कि भाई मेरे पास एक मैग्नेट था, इसको मैंने डिवाइडेड कर दिया दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये बताओ कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा एक भी पार्ट का, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। देखो अगर मैं आपको बताऊं मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, पहली बात अगर आपको मालूम होगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली आपके मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना, पोल स्ट्रेंथ, उसको अगर आप मैग्नेटिक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपका जो मैग्नेट होता है उसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है, और उसको अगर आप मैग्नेटिक लेंथ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आपको मालूम है कि बेसिकली आपका पोल स्ट्रेंथ कितना है। अगर मैं बात करूं, पहले हम देख लेते हैं पोल स्ट्रेंथ
मल्टीप्लाई मैग्नेट का लेंथ, मैग्नेट लेंथ। ठीक है, देखो इसने किसी एक पार्ट का पूछा है तो हम पूरा एल नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे आपका L/2। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक लेंथ में हम क्या लेंगे L/2। ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ हमेशा क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ आपका अगर किसी मैग्नेट का m है तो m ही रहेगा। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये L मतलब m L/2, लेकिन ये जो आपका फॉर्म हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट वो तो आपके हाफ का हुआ है ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट बना है वो क्या बना आपका, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा आपका m/2। अगर यहाँ पे लेंथ पूरा होता तभी पूरे मैग्नेट का शो करता, तब खाली L होता, m/L। ठीक है, लेकिन हम किसी एक पार्ट का देख रहे हैं तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ेगा, अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेट कम होगा ऑब्वियसली मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम होगा। अगर मैंने लेंथ कम कर दिया है तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका सही, ऑप्शन सी m/2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियो वेव्स हैव, रेडियो वेव्स। देखो आपने रेडियो वेव्स के बारे में सुना होगा। रेडियो वेव्स जो होते हैं ना बेसिकली इनका कह सकते हो कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि रेडियो वेव्स हमारे बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग लगभग 3 kHz से लेकर के 300 GHz के आसपास होता है। इनकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 3 kHz से लेकर के 300 GHz के आसपास फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा मतलब हाई होती है और इनका वेवलेंथ भी क्या होता है, बहुत लॉन्ग होता है। शॉर्ट वेवलेंथ नहीं होता, हाई फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ नहीं होता, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें देखो लॉन्ग वेवलेंथ है और हाई फ्रीक्वेंसी, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन डी। रेडियो वेव्स बेसिकली आपके ऐसे वेव्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत वेरी करती है, 3 kHz से लेकर के 300 GHz के आसपास। और इनकी बेसिकली आप कह सकते हो कि वेवलेंथ भी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय करेक्ट यूनिट। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे और आपको बताना है कि इसमें करेक्ट यूनिट मतलब इनकरेक्ट यूनिट कौन है। ठीक है, नॉट बाय करेक्ट यूनिट का मतलब इनकरेक्ट यूनिट कौन है। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब आपको मालूम है अगर हम किसी फोर्स को स्पेसिफिक एरिया पे लगाएंगे वो आपका स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये यूनिट ठीक है आपका। सरफेस टेंशन बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है आपका कि कितना आपका एरिया मतलब कितना आपका कोई भी लेंथ है उसके आपके ऊपर कितना फोर्स बेयर कर रहा है वो सरफेस पे। तो ये क्या होगा आपका न्यूटन फोर्स का, और मतलब लेंथ का क्या हो जाएगा एल, ये भी ठीक है आपका। प्रेशर, जैसे हम पहले एनर्जी को छोड़ के पहले प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं मालूम ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हो बाकी ऑप्शंस को। अगर आपको बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आता है तो बहुत बेस्ट है। अब है आपका एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है आपकी एनर्जी, केजी डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये सही यूनिट होती है आपकी एनर्जी की, लेकिन आपकी एनर्जी यूनिट क्या दे रखी है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता तब जा करके ये सही होता, यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं है तो आपका ऑप्शन गलत है। हमें ऑप्शन गलत ही वाला तो चाहिए था। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। सारे के सारे यूनिट ठीक है आपके, लेकिन आपका यूनिट गलत जो है क्या आपका ऑप्शन सी। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके 6 × 10⁵ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, हर एक सेकंड में आपका 6 × 10⁵ रिवॉल्यूशन कर रहा है एक सर्कुलर लूप में। कितना करंट फ्लो करेगा आपके लूप में। लेकिन पहले देखो उसको फंडा समझो। आपको कुछ छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों का मतलब होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये कौन से लूप की बात कर रहा है, लूप का मतलब ये कैसे आपका मतलब रिवॉल्व करेगा उसमें। ठीक है,
तो अगर कोई भी एक चीज है किसी सर्कुलर पाथ में चलता रहता है, उसमें कौन सा फोर्स लगता है आपका? सेंट्रीपीटल फोर्स लगता है ना, सेंट्रीपीटल, अगर आपने नाम सुना होगा, सेंट्रीपीटल फोर्स लगता है। लेकिन हमें मालूम क्या करना है इसमें, हमें फोर्स नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है इसमें? नॉर्मली करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टाइम। भाई इसमें तो हमें टाइम भी नहीं दे रहे और हमसे करंट भी पूछ लिया, खाली हमें क्यू पता है। क्यू का क्या मतलब होता है कि आपका कितना चार्ज है, ठीक है, चार्ज जो है वो कितना है। और ये क्या है? 6 इंटू 10 टू की पावर रिवॉल्यूशन पर सेकंड। पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलते हैं? क्या मैं फ्रीक्वेंसी को ये बोल सकता हूं पर यूनिट टाइम? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं 1/t की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? Q 1/t का क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर, आपको f डाल दिया। आपका मतलब क्या होगा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में गिवन है 6 × 10⁵ अच्छा चार्ज, अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कम से कम कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली कितना चार्ज होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें लगाएंगे, फॉर्मूला पुट करते फ्रीक्वेंसी के आपका 6 × 10⁵, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है क्या होता है? 1.62, ठीक है, 1.62 × 10⁻⁻19। 1.62 602 या 2 लिख सकते हो उसमें, 602 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता है आपके इलेक्ट्रॉन पे। इसको आपको सॉल्व करना है। आप 10 की पावर एक साथ ले जाओ, बाकी जो नॉर्मल डिजिट उनको साथ में लिख लो। 1.602 इंटू 6, इसको सॉल्व करोगे 10 की पावर 19 है, उसमें से 5 घट गया तो क्या आएगा? 10 की पावर 14 माइनस का, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6 2 12, 6 36, 3 ऊपर 9.62 इंटू 10 की पावर -14 एम्पियर। 9.612 इंटू 10 टू की पावर -14 एम्पियर, ये आपका आंसर आया। लेकिन हमारा आंसर कोई ना तो ये मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है। 9.6 दे रखा है लेकिन मिली एम्पियर भी नहीं है, ना माइक्रो एम्पियर है इतने में। तो इसका ऑप्शन देखो, एग्जैक्टली ऑप्शन तो आपका ये आएगा 9.612 इंटू 10 टू की पावर -14 एम्पियर। लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? नन ऑफ दीज। लेकिन आपको आंसर तो मालूम होना चाहिए ना, आप आंसर कैसे निकालोगे? यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूरी बात एक जगह पे बस इशू होगा किसी बच्चों को कि फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लगा कैसे पाए। चार्ज अपॉन में टाइम होता है आपका करंट, लेकिन अगर मैं पर यूनिट टाइम की बताऊं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमने पुट कर दी, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है मुश्किल। लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है आपका, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, नन ऑफ दीज। लेकिन आपका एग्जैक्टली आंसर जो है वो क्या है आपका? 9.612 इंटू 10 टू पावर -14 एम्पियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जिबिट्स फोर्स, वर्क, नन ऑफ दीज, मोमेंटम। क्या होता है कि एक चार्ज को पर यूनिट टाइम में मैं यहाँ से यहाँ कितना ले जाऊँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होता है कि बेसिकली मैं एक चार्ज को यहाँ से वहाँ कितना ले जाऊँ पर यूनिट चार्ज, यहाँ से यहाँ कितना ले जाऊँ। अगर मैं किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाऊँ पर यूनिट चार्ज को, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कहीं ना कहीं वो क्या होगा? वर्क होगा ना। वर्क में क्या शो होगा? देखो फोर्स नहीं होगा। फोर्स का मतलब यहाँ पे मैं इसको पुश नहीं करवा रहा या एक्सलेरेशन नहीं करवा रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जा रहा हूँ, या पर यूनिट चार्ज को एक जगह से जगह पर ले जा रहा हूँ पर यूनिट टाइम पर, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली ना नन ऑफ दिस होगा, ना मोमेंटम होगा, ना फोर्स होगा, ये क्या होगा आपका? वर्क। भाई चार्ज को अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा हूँ पर यूनिट टाइम पे, तो कम से कम वर्क तो कर रहा है ना वो। तो ईएमएफ बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, एग्जिबिट करता है यहाँ पर कि वो वर्क है या उसमें क्या है? एनर्जी। तो सही ऑप्शन क्या आपका इसमें? ऑप्शन बी। आप कह सकते हो पर यूनिट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो बेसिकली वर्क ही तो करेगा, पोटेंशियल है, वर्क ही तो करेगा वो, तो वर्क एनर्जी होगा उसका। Which among the following does not get deflected in a magnetic field?
देखो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के लिए उन पे चार्ज होना चाहिए, चाहे अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है तो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है, कैथोड रेज पे भी चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज है, कैथोड रेज पे भी चार्ज होता है। चार्ज किस पे नहीं होता? न्यूट्रॉन में। तो डिफ्लेक्ट कौन नहीं होगा? आपका न्यूट्रॉन। जैसे कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये, अब इसमें मैं किसी न्यूट्रॉन को भेजूंगा, देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अल्फा पार्टिकल को भेजता हूँ, प्रोटॉन को भेजता हूँ, कैथोड रे को भेजता हूँ, तो उनमें वो एक चार्ज पार्टिकल्स है सारे के सारे। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, मतलब डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। डिफ्लेक्ट कौन नहीं करेगा? आपका न्यूट्रॉन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी। In the instrument that produce heat by effect of current, wire of which among the following substances is used? देखो आपने सुना है पहले भी कि आपका हीटर जो होता है, आयरन जो होता है, प्रेस आयरन वाला जो आयरन होता है, वो क्या काम करते हैं? उसमें ना एक मेटल डला हुआ होता है, मेटेलिक रॉड कह सकते हो, मेटेलिक वायर कह सकते हो, डला हुआ होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और उस पर मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, अगर मैं चार्ज दूंगा, अगर मैं करंट दूंगा, तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आपके हीटर में, आपके प्रेस आयरन में कौन सा बेसिकली मेटल यूज होता है? वो यूज होता है आपके निक्रोम का, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, हाई ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? निक्रोम। प्लेन मिरर ए बी placed at an angle phi, a light ray incident on A gets reflected and then it is incident on B gets reflected. The ray emerges out in the direction opposite to the which it is incident. नॉर्मली क्या बोल रहा है वो कि मान लो हम पहले एक रफ बनाते हैं, ये आपके दो मिरर है, प्लेन मिरर है, एक इंसिडेंट आया, एक रे आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट गया इधर, तो जिस डायरेक्शन में आया उस डायरेक्शन में क्या पहुँच गया? वापस पहुँच गया। ठीक है, तो बस ये बोलना चाह रहा है कि उसका एंगल कितना होना चाहिए, उस मिरर का एंगल कितना होना चाहिए। देखो 30 45 बिल्कुल काट दो, 30 45 हम क्यों काट दें? क्योंकि ये एंगल बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, इसमें कोई चांस ही नहीं होता कि सेम वे में जा पाए। हाँ, हमारा 60 हो सकता है या 90 हो सकता है। अगर मैं 60 या 90 की बात करूँ, अगर मैं 90 की बात करता हूँ, मान लो कोई आपका मिरर जो है ना वो 90 डिग्री पर है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ से आपका इंसिडेंट रे आया, हमने बनाया नॉर्मल, अब नॉर्मल से क्या ये ऐसे, फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, फिर हमने नॉर्मल से जैसे क्या ऐसे चला गया। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस कंडीशन में भी अगर आप देखोगे, इस कंडीशन में भी अगर आप देखोगे कि आपका जो इंसिडेंट रे था ना, आपका जो लास्ट में रिफ्लेक्टेड रे था, वो इंसिडेंट रे के बिल्कुल अपोजिट में गया, बिल्कुल अपोजिट में। ठीक है, इस कंडीशन पे भी आप 90 देख सकते हो, लेकिन अगर आप 60 देखते हो, अगर 60 डिग्री एंगल है, बिल्कुल 60 है। ठीक है, तो सेम इसमें भी ऐसे जाएगा, फिर इस पर हम नॉर्मल बनाएंगे, फिर इस नॉर्मल के बिल्कुल ऐसे अपोजिट जाएगा, मतलब सेम एंगल पे जाएगा, ये और एंगल सेम होगा आपका, फिर यहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे, फिर ये एंगल से यहाँ जाएगा, इसमें भी आपका सेम अपोजिट ही जा रहा है। ठीक है, इसमें भी आपका सेम अपोजिट ही जा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में होता क्या है कि आपका जो 60 डिग्री एंगल होता है ना, वो बेस्ट माना जाता है 60 डिग्री एंगल। क्यों? क्योंकि देखो ये ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है, इक्विलेटरल, ये 60 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो रे आ रहा है, यहाँ से जो रे आ रहा है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से ये इंसिडेंट, इसका रिफ्लेक्शन इसका इंसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ये 60 है, तो अगर मैं बताऊँ आपको कि जो एंगल आ रहा है वो एंगल भी मान लो कि ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 60 है तो फिर बेसिकली इसका पूरा निकालोगे 120, फिर ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक लगभग इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा आपका, लगभग। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपका कि 60 डिग्री वाला ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन जो सही जाएगा वो आ जाएगा आपका 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, 90 डिग्री में ऐसा नहीं होगा। 90 डिग्री में देखो, अगर ये अलग एंगल, ये 90 है, बाकी ये एंगल आपके इक्वल तो होंगे,
क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हो सकता है ये वाले एंगल का सम क्या हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उसमें आपके सारे इक्वल होंगे, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करेगा एंगल 60 डिग्री वाला। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, एंगल 60 डिग्री। ठीक है। Which among the following statements is correct? प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी आपके हेजनबर्ग ने ही दिया था, ये तो ठीक है। डुअलिटी ऑफ मैटर, ये भी आपके डी ब्रोगली ने दिया था, ये भी ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ये भी आपके आइंस्टाइन जी ने दिया था, ये भी ठीक है। इसमें तीनों तो ठीक ही है, तो इसमें नन ऑफ दिस क्यों लिखा है, यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दिस आना चाहिए। इसमें आपके सारे स्टेटमेंट ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी आपके बेसिकली हाइजनबर्ग ने ही दिया था। डोल नेचर ऑफ मैटर जो था वो आपके बेसिकली डी ब्रोगली ने ही दिया था, ठीक है ये भी। और आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो भी आपके आइंस्टाइन ने दिया था। तीनों ऑप्शन ठीक है, आपका नन नहीं आएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस आएगा। तो सही ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। द मैकेनिकल वर्क डन बाय 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो बात क्या कर रहा है, इसने एक स्पेशल कंडीशन दी थी, 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 ग्राम आइस है। सीधा सीधा बात कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। किसकी बात कर रहा है ये, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो बहुत प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी, इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू में आप क्या बोलोगे कि वो मैकेनिकल वर्क क्या होता है जब आपका 1 ग्राम आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर उस मैकेनिकल वर्क की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो जब भी आपका आइस जो है उसका अगर 1 ग्राम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम आइस को चेंज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर। सीधा सीधा उसने कंडीशन ही दे दी कि 1 ग्राम आपका आइस है, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगा तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बेसिकली क्या है कि एनर्जी होती है कि 1 ग्राम मतलब कितनी एनर्जी चाहिए 1 ग्राम आइस को, वो जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, वो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है, वो है आपका नॉर्मली 336 जूल। ये क्या आएगा आपका 336 जूल। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ आइस तो आप कह सकते हो अब वाटर बनेगा, जो भी बनेगा आपका, इसको कितनी एनर्जी चाहिए आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहलाता है। और उसकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है 336 जूल। एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू आपका क्या होगा, आपको ऑप्शन सी। ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, लेकिन हाँ इसमें बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 14। देखो भाई ये आपका पहला शेल है, दूसरा शेल है, पहले में आते हैं आपके 2। अगर पहले शेल में आपके 2 आते हैं, क्योंकि हम कौन सा लगाते हैं, शेल्स लॉ लगाते हैं 2n² वाला, अगर 1 है तो क्या आ जाएगा आपका 2। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। जैसे आपका क्या है, इसमें दूसरा में कितना आता है 2 का स्क्वायर, 2 × 4, उसमें हम 8 डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 14 है इसका, तो 2 8 10, 1 2 3 4। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में वही क्या कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर। इक्वल किसके होता है, जी हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर को। ये क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सेम है। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14। सही ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, the force acting between two electric charges is related with दो इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका R। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, लेकिन साथ एक कांस्टेंट भी लगता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं K। ये पूरा फॉर्मूला है। फोर्स जो लगेगा इन चार्ज के बीच में क्या लगेगा, Q1 Q2 अपॉन में R²।
आपकी ये होता है कांस्टेंट होता है और ये क्या होता है फोर्स के इक्वल। तो इस फोर्स को बोला जाता है, इस फोर्स को बोला जाता है आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे आपकी कूलॉम, उन्होंने आपके चार्जेस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उनके बारे में निकाला था। ठीक है, और वो जो आपका फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, the temperature at which all gases follow the equation PV is equal to nRT। भाई इक्वेशन जो है ना PV is equal to nRT, ये इक्वेशन है आइडियल गैस की। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे रियल गैस जो होता है वो बिहेव करने लग जाता है आइडियल गैस की तरह। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ऑल रियल गैसेस बिहेव्स, और यू कैन से फॉलो द इक्वेशन दैट मींस दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करने लग जाता है, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, इसमें क्या लिखोगे, टेम्परेचर at which all real gases follow ideal gases। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपके रियल गैस जो होते हैं सारे आइडियल गैसेस को फॉलो करने लग जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम ये याद तो होना चाहिए, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि इक्वेशन किस कहते हैं, तो आप कोरिलेट कर पाओगे, वरना कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें आपका, ऑप्शन डी। इसमें बोला गया कि कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस नहीं है। ठीक है, देखो अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो ऊपर भी सेम यूनिट होती है, नीचे भी सेम यूनिट होती है, तो कट करके क्या हो जाएगा इसमें, नो यूनिट। मतलब ये क्या होता है आपका डायमेंशन लेस, ये क्या आपका डायमेंशन लेस। लेकिन हम क्या बोले कि डायमेंशन लेस नहीं है, लेकिन तो है, तो हमारे क्वेश्चन के साथ तो ऑप्शन कट गया। रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होता है आपका कि बेसिकली हम बाकी डेंसिटियों को पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी तो सेम यूनिट है, ये भी कट गया आपका। ये भी डायमेंशन लेस है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से कट जाएगा। एंगल, एंगल क्या होता है, आर्क, रेडियस। आर्क भी क्या होता है, लेंथ में नापा जाता है, रेडियस में क्या, रेडियस भी आपका लेंथ में ही नापा जाता है। तो दोनों तो आपके डिस्टेंस में नापे जा रहे हैं, तो लेंथ अपॉन लेंथ, ये भी आपका कट गया, इसका भी क्या होगा, नो यूनिट, ये भी आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले भी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर सेकंड होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं पर सेकंड। यूनिट तो है ना भाई इसकी, पर सेकंड या 1/s या पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी तो डायमेंशन है, बाकी इन चारों में से, बाकी इन तीनों में से किसी की भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, आपके फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, स्ट्रेन की नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी की नहीं होती, एंगल की नहीं होती, क्योंकि इनमें दोनों यूनिट जो होते हैं सेम होते हैं। अगर मैं सेम यूनिट का रेशियो निकालूंगा तो कहीं ना कहीं क्या निकलेगा आपका, डायमेंशन लेस निकलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 6 kg। पहले लिख लो मास कितना है, 6 kg, मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। कहां मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ। रेडियस क्या है, रेडियस क्या है इसका, 3 मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट में ही है, कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड। हमें फोर्स निकालना है कि किस फोर्स से वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका 6 kg और सर्कुलर पैथवे में घूमे, इसका रेडियस है 3 मीटर और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सर्कुलर पैथवे में घूमता है ना तो उस पर फोर्स लगता है कौन सा, सेंट्रीपीटल। कौन सा फोर्स लगता है इस पर, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो बेसिकली हमें इसमें कौन सा फोर्स निकालना है, हमें निकालना है इसमें सेंट्रीपीटल फोर्स। तो सेंट्रीपीटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेंट्रीपीटल फोर्स या F थोड़ा सा छोटा सी डाल दो, क्या होता है, mv² अपॉन में r। ठीक है, कितना उसका मास है, कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है उसका स्क्वायर कर दो, और कितना वो रेडियस है उसका। ठीक है, mv² अपॉन में r। तो सेंट्रीपीटल फोर्स क्या आएगा, मास क्या आपका, मास है हमारा 6 kg, v क्या हमारा 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, और r क्या है हमारा, r है हमारा 3, 3 2 जा 6। तो फोर्स की वैल्यू जो आ गई, सेंट्रीपीटल फोर्स की जो वैल्यू आ गई 2
2 इंटू में 100, तो क्या आ गया आपका 200 न्यूटन। ये फोर्स कितना आ गया आपका 200 न्यूटन। तो सही ऑप्शन क्या आपका 100 कट गया, 300 कट गया, मैंने दिस कट गया, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आप पहले सिचुएशन को समझोगे। अगर वो सर्कुलर पाथवे में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, घूम रहा है, तो फोर्स कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, mv² होता है। उसमें आप बस वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर सीधा का सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन के कोई भी नहीं, आपका ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, इसमें जो भी आपकी गाड़ियों में ब्रेक होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो वैसे तो काम करता है पास्कल्स लॉ पे, लेकिन मैं बताता हूँ पास्कल्स लॉ होता क्या है। जैसे कि मान लो कोई एक कंटेनर है, ये पिस्टन है जिसपे हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर एक और पिस्टन है और अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, पूरा का पूरा क्या लिक्विड है, लिक्विड। तो आपका पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं किसी लिक्विड पे फोर्स लगाऊंगा तो इनके बीच में जितने पार्टिकल्स है ना, सब पे इक्वल फोर्स लगेगा, सब पे इक्वल फोर्स। मान लो मैंने इस पे पिस्टन दबाया, वो पिस्टन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, इतना डिस्प्लेस हुआ है ये। ठीक है, तो सेम पार्टिकल सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेम फोर्स लगाएंगे और जिसकी वजह से जितना इसका लेवल डाउन हुआ है ना, इतना लेवल इसका उठ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो ब्रेक्स होते हैं, जब आप ब्रेक दबाते हो ना, जब आप गाड़ी की ब्रेक दबाते हो पैर से या बाइक की ब्रेक दबाते हो, तो उसके अंदर आपको मालूम है ब्रेक ऑयल जो डलता है वो यही तो होता है। तो ब्रेक ऑयल आप जैसे दबाते हो तो सारे के सारे ऑयल जो होते हैं, सारे ऑयल जो होते हैं वो जाएंगे एक दूसरे एक पार्टिकल के ऊपर धक्का मारेंगे, कंप्रेस करने की वजह से आपका ब्रेक दबेगा और आपके डिस्क पे ऐसे ब्रेक दब जाएगा। तो कौन से लॉ पे फॉलो करता है आपका, वो फॉलो करता है पास्कल्स लॉ पर। इसमें ये बताता है कि जो आपका लिक्विड होते हैं मेनली कैसे होते हैं, लगभग लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जितना आप फोर्स लगाओगे, जितना प्रेशर लगाओगे, तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के ऊपर उतना फोर्स या प्रेशर लगाएगा, इसकी वजह से पार्टिकल आगे मूव करते रहेंगे। कौन सा लॉ आपका पास्कल्स लॉ। ठीक है, जैसे आपका बीटा डीके में क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियर आर सेम। दोनों प्रोटॉन में और पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर में दोनों प्रोटॉन का अमाउंट सेम होता है क्या। डॉटर न्यूक्लियस शॉर्ट ऑफ वन प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट न्यूक्लियस। क्या डॉटर जो बनता है आपका न्यूक्लियस, उसमें क्या आपका एक प्रोटॉन कम होता है क्या पेरेंट में। देखो बीटा डीके में होता क्या है, बीटा डीके में नॉर्मली ना कि जो डॉटर सेल होता है ना, डॉटर सेल कह रहा हूँ सॉरी, डॉटर न्यूक्लियस जो होता है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है, वन प्रोटॉन एक्स्ट्रा। अब वो प्रोटॉन एक्स्ट्रा कहाँ से हुआ, बीटा डीके में क्या होता है, जो कि आपका न्यूट्रॉन होता है ना, एक न्यूट्रॉन जो होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में। बीटा डीके के अंदर, बीटा डीके के अंदर एक न्यूट्रॉन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में। इसका मतलब जो पेरेंट सेल में जो न्यूट्रॉन था उससे एक न्यूट्रॉन ज्यादा होगा किसमें, आपके डॉटर, जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस था, पेरेंट न्यूक्लियस जो था उसमें, उसके बाद जो उसमें बीटा डीके होगा, जो आपका डॉटर न्यूक्लियस होगा ना, इसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा होगा पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले। क्यों, क्योंकि बीटा डीके के अंदर एक न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक प्रोटॉन में। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डॉटर में एक एक्स्ट्रा है, डॉटर न्यूक्लियस हैज वन प्रोटॉन इन एक्सेस देन पेरेंट न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रॉन जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा आपके एक प्रोटॉन में, जिसकी वजह से डॉटर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट कह सकते हो आप। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड। तो आपको एक इक्वेशन दे रखा है और इसमें आपको बताया गया है कि कितने बेसिकली आपके पार्टिकल्स हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं जो कि आपके एमिट हुए। ठीक है, अब आप देखो पहले तो इनका मास नंबर देखो, मास नंबर क्या चेंज हुआ है, 236 से 224, 236 से माइनस करो 224 तो आपका क्या आ जाएगा 12। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है मास नंबर जो होता है, अल्फा नंबर जो होता है, कैसे हम डिनोट करते हैं कि हर चार मास नंबर से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। देखो हर
हर चार मास नंबर से कितना पार्टिकल निकलता है? एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो अगर चार आपके मास नंबर निकले तो उसमें से कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे? चार से डिवाइड कर दो तो कितने? तीन अल्फा पार्टिकल निकले। तो भाई सात वाला तो ऑप्शन कट गया आपका, एक ये है, ये है, तीन ऑप्शन आपके बचे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो, हर दो एटॉमिक नंबर, ठीक है, हर दो एटॉमिक नंबर में से, आप कह सकते हो हर दो एटॉमिक नंबर में से आपका जो बेसिकली एक आपका कौन पार्टिकल निकलता है? बीटा पार्टिकल निकलता है। हर दो एटॉमिक नंबर में से आपका एक बीटा पार्टिकल निकलता है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर 92 है और यहाँ पे क्या आपका 87। ठीक है, तो हर दो में, लेकिन आपका कितने यहाँ पे 92 और इसमें गैप कितना? अगर आप गैप देखोगे तो 88, 89, 90, 91, 92, मतलब लगभग आप कह सकते हो 5 का गैप है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँगा आपका कि 4 है, ठीक है, 4 में से कितने निकलेंगे आपके? 2। लेकिन ये 4 भी जो है वो क्या है? 4 नहीं 5 है बेसिकली। ठीक है, 5 में से 2.5 निकलना चाहिए, 3 नहीं निकलना चाहिए। 3 निकलने के लिए कम से कम उसका 6 होना चाहिए। तो 3 वाले ऑप्शन भी कट जाएंगे आपके। दोनों 3 वाले ऑप्शन क्यों कट जाएंगे आपके? क्योंकि देखो 3 बीटा पार्टिकल निकलने के लिए कम से कम 6 एटॉमिक नंबर का गैप होना चाहिए, कम से कम 6। लेकिन इसमें कितने का गैप है? 5। तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे, दो ऑप्शन तो वैसे कट गए। तो एक ऑप्शन बचेगा आपका 1 बीटा 3 अल्फा। ठीक है, हाँ बीटा एक निकल सकता है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर जो चेंज होगा क्या होगा आपका? वो 86 हो जाएगा और 87 हो जाएगा। तो उनका जो एक गैप हो जाएगा, एक गैप में, ठीक है, तो उसमें से कितना बीटा पार्टिकल निकलेगा? आपका एक ही बीटा पार्टिकल निकलेगा, जो कि सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, द रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट एंड एब्सोल्यूट स्केल्स हम सेल्सियस स्केल को भी बोलते हैं, आर सिमिलर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर x नॉट, द वैल्यू ऑफ x नॉट। नॉर्मली पूछना चाह रहा है ये कि भाई कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आपका फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल सेम रीडिंग करता है। चार ऑप्शन है आपके। तो पहला फॉर्मूला लिख लो, एफ इक्वल टू क्या होता है? 9/5 प्लस में, मतलब सेल्सियस प्लस में आपका 32। ये आपका नॉर्मली फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सेल्सियस के वैल्यू अलग अलग डालते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा। मान लो पहले हमने डाल दिया 40, या कुछ भी डाल दो, 40 डाल दिया मान लो। पहले हमने 9/5 सेल्सियस वैल्यू डाल दिया हमने 40 सॉरी प्लस 32, 5 8 जा 40, 72 प्लस 32 तो क्या बन गया? ये तो बन गया आपका 104। ठीक है, सेल्सियस डाला हमने 40 और फ़ारेनहाइट बन गया आपका 104। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका कट गया, 40 वाला प्लस 40 वाला ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, अब दूसरा डाल के देखते हैं हम एक बार। अगर मैं 574 डालूंगा या 459 डालूंगा, देखो ये आपके डेसिमल वाले नंबर है, डेसिमल वाले नंबर है, तो एग्जैक्टली इससे कट नहीं पाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये भी इसमें फ़ारेनहाइट आपका ढंग से नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, एक बार -40 डाल के देख लेते हैं फिर। ये फ़ारेनहाइट है 9/5, सेल्सियस का यहाँ पे डाल दिया हमने -40 और ये आ गया +32, 5 1 5, 5 8 40, तो 9 मल्टीप्लाई माइनस में 8 प्लस में 32, 9 8 क्या होगा? माइनस का 72 प्लस का 32, तो माइनस होकर क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 40। अच्छा, मैंने सेल्सियस की वैल्यू -40 डाली और मेरा फ़ारेनहाइट भी कितना आ गया? -40। इसका मतलब -40 वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आपका सेल्सियस और आपका फ़ारेनहाइट स्केल दोनों सेम होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? -40। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, नहीं सॉरी ए, ऑप्शन ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, देखो ये तो बहुत एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। तो सही यूनिट जो है इसका पहला वाला ही है कि एक एटीएम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पहला ही ठीक है इसमें आपका, ये तो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर क्रिटिकल एंगल। देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको, कि कोई भी अगर आपके बेसिकली मीडियम चेंज करता है ना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, ठीक है,
तो मतलब रेयर मीडियम में जाता है तो उसका जो एंगल है ना वो आपका 90 होना चाहिए, ठीक है, 90 होना चाहिए। तो इसमें पहले लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री। हाँ, रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपका ठीक है एंगल के लिए। अब लिखा है कि लाइट रे गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जाता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। लाइट रे गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है। अब लिखा है इसमें डेंसर टू रेयर, ये ठीक है आपका, लेकिन बेसिकली उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मीडियम की बात नहीं होती, उसमें बात ये होती है कि आपका जब रेयर मीडियम में लाइट होता है ना, रिफ्लेक्ट होकर के रेयर मीडियम में जाता है तो उसका एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, हम एंगल की बात करते हैं, मीडियम की बात नहीं करते उसमें, ठीक है। ज़्यादा जोर जो होता है हम एंगल पे डालते हैं, तो उसमें एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। अब वही है ना कि स्टेटमेंट आपका ये भी ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 और 3 ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि आपका एंगल जो 90 डिग्री होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है। तो 1 ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ओनली 1 एंड 2 नहीं, 2 एंड 3 नहीं, 1 2 एंड 3 नहीं, ओनली 1। इस कंडीशन में क्या ठीक होगा आपका, ओनली 1 स्टेटमेंट, रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री, क्रिटिकल एंगल के लिए 90 डिग्री ही होता है, तो आपका स्टेटमेंट 1 ही क्या है जो ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बात किसकी कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, नीडेड फॉर अनइंटरप्टेड ग्लोबल कवरेज। पहले तो आप एक बात समझो, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना, वो आप एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगा लगभग लगभग वो आपके अर्थ के 1/3 पार्ट अर्थ का कवर करेगा। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपके अर्थ का 1/3 पार्ट कवर करेगा, तो कितने अनइंटरप्टेड काम कर सकते हैं भाई, सबको ऐड कर दो, 1/3 1/3 1/3, ऐसा में आ गया आपका 3, 1 + 1 + 1, मतलब आपके 3 ही तो काम कर पाएंगे, 3 ही जियो स्टेशनरी साथ में ढंग से काम कर पाएंगे अनइंटरप्टेड। अगर आपको इंटरप्टेड करवाने हैं तो कितनी भी डाल दो, वो इंटरप्ट होकर के काम करेंगे, लेकिन आपके जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो आपके अर्थ का 1/3 पार्ट कवर करता है, तो 3 आप डाल सकते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि आपके पूरे अनइंटरप्टेड होकर के काम करे। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेटेलिक वायर्स ए एंड बी आर मेड यूजिंग कॉपर, द रेडियस ऑफ वायर ए इज आर while its length is L, a DC voltage V is applied across the wire A causing power dissipation P, ठीक है। The radius of wire B is 2R and its length is 2L, at the same DC voltage V is applied across it causing power dissipation P1। देखो, एक वायर है आपका, वायर 1 जो है इसका लेंथ क्या है L, एरिया क्या है R, वायर 2 जो है L क्या है इसका 2L, और एरिया क्या है आपका 2R, मतलब लेंथ और एरिया बढ़ा दिया गया है। तो वायर 1 में जो पावर लगी वो लग रही है P, वायर 2 में जो पावर लगी वो लग रही है आपकी P2, इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशियो। सबसे पहले बात इसमें आपको पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या, पावर का क्या होता है V²/R, तो इसको हम थोड़ा ढंग से देखते हैं एक बार। P देखो, अगर मैं पहली बार के लिए कर रहा हूँ क्या होगा, V²/R, V²/R। अगर मैं P1 की बात करता हूँ दूसरी बार के लिए तो क्या होगा, V², देखो V तो दोनों का सेम ही है ना, सेम डीसी वोल्टेज बोला है उसने। P1 के लिए रेडिएशन क्या होगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा P/P1 का, तो क्या होगा आपका V²/R, फिर V²/R1, तो V² से V² कट गया, तो आपका P/P1 कितना निकला आपका, ऊपर चला जाएगा आपका R1, नीचे आ जाएगा आपका R, R1/R। P/P1 जो निकला क्या निकला आपका R1/R। तो पहले अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, R का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, ρL/A, ये आपके वायर 1 का फॉर्मूला है, ये क्या मतलब, ये आपके वायर 1 का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका। अब अगर आप रखोगे, देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, नॉर्मली आप बोल सकते हो कि P/P1, P/P1, तो ठीक है। अब देखो P1 का क्या होगा, R1 का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो तो का तो रो ही होगा,
एल की जगह पे क्या आ जाएगा 2L, क्योंकि देखो 2L था और ए की जगह पे क्या हो जाएगा वो 2R। इसका जो रेजिस्टेंस, इसका जो रेडियस था, लेंथ था, ठीक है, इसका जो पहले वाले का जो लेंथ था वो L था, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था R था, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा आपका 2 वाले का 2R। ठीक है, इनका वैल्यू पुट कर दो वहां पर, P अपॉन में P1 में ऊपर क्या आ जाएगा रो L ए अपॉन में क्या आ जाएगा रो 2L अपॉन में A1। ठीक है, L से L कट गया, रो से रो कट गया, L से L और रो से रो कट गया। अब इस ऑप्शन में क्या जाएगा आपका, आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आपका ऑप्शन जो आएगा एक बार हम करके देखते हैं। टू एल है, ठीक है, तो बचा क्या ऊपर, A1 ऊपर चला, ए देखो A1 चला गया ऊपर, ये नीचे है, और ये चला गया नीचे, ठीक है, और 2 चला गया यहाँ पे आपका, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बचा था ना, 2 आ गया आपका नीचे। तो A1 क्या होगा, A1 होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R1 का स्क्वायर, और ये आ गया 2, ये क्या आएगा आपका पाई R स्क्वायर। R का मतलब है पहले वाले वायर का, और R1 का मतलब है दूसरे वाले वायर का। तो आपको पाई से पाई कट गया ना, आपके बचा यहाँ पे R1 का स्क्वायर और R का स्क्वायर इंटू 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी क्या चलो यहाँ पे P1 अपॉन P अपॉन में P1। देखो R1 का स्क्वायर, R1 क्या था आपका, वो आपके पहले वाले वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के डबल था, वो था आपका 2R का स्क्वायर, और नीचे क्या आपका 2 इंटू R, ठीक है, नीचे क्या आपका 2 इंटू R का स्क्वायर। आप इसको करोगे तो क्या बचेगा आपका, ये बन गया आपका 4R स्क्वायर, और नीचे क्या आपका 2R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, और ये क्या बचा 1, बचा 2, तो आपका क्या आया आपका 2। तो मतलब P जो था आपका, P जो था वो किसके इक्वल था, P जो आपके इक्वल है वो क्या आपके, इसको उधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो आपका सही फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें आपका, P इज इक्वल टू, अगर P के रिस्पेक्ट में मुझे लिखना है तो P के रिस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, वो उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका P1 अपॉन में 2। ठीक है, P जो है ये चला जाएगा, इससे क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, तो P जो है वो क्या आ जाएगा आपका P1 अपॉन में 2, या उसको नीचे ले आओ इसको इधर लिख लो, तो आप डिपेंड करता है आपका कि किस पे आप P1 के रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हो, P2 के रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हो, तो आपका क्या होगा कि कहीं ना कहीं इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ में क्या जा रहा है आपका, सही ऑप्शन जो आपका ऑप्शन बी है, P जो है वो P1 का हाफ है। ठीक है, P जो है वो क्या आपके P1 का हाफ है, जो दूसरा वायर था उसका जो डिसिपेशन होगा वो पहले वायर का क्या होगा, दुगना होगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस जो है यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर का वो बताना है हमें। पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगा, हीट एनर्जी टू एयर, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी टू ग्राउंड, फिर साउंड एनर्जी। तो पहले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकला, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, हीट एनर्जी टू एयर। हीट एनर्जी एयर नहीं, पहले आपका काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट में आ जाएगा ना, तो हीट एनर्जी से पहले आपका क्या आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। इसने काइनेटिक एनर्जी को थर्ड पे लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। पहले आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, फिर लिखा है साउंड, साउंड तो सबसे बाद में आएगा ना टकराने के बाद, इसने सेकंड पे लिख दिया, ये ऑप्शन में आपका गलत है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट टू एयर, हीट एनर्जी टू साउंड एंड एप्पल, देन साउंड एनर्जी। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, फिर जैसे ही आपका एप्पल गिर रहा था तो उस काइनेटिक एनर्जी लगी, फिर हीट एनर्जी आपका एयर में गया, फिर हीट एनर्जी आपके ग्राउंड और एप्पल पे गया, फिर उसमें टकराने के बाद साउंड की आवाज आई। तो हाँ, आपका सही स्टेटमेंट आपका सी है, लेकिन डी भी देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर सीधा से साउंड एनर्जी डाल दे, साउंड एनर्जी सबसे लास्ट आएगा टकराने के बाद। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, the force acting between 2 point charges can be computed using which of the following laws। फिर से वही आ गया कि Q1 है, Q2 से सेपरेटेड है R डिस्टेंस से, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, लगेगा कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसमें भी बात हम कूलॉम्स लॉ की ही कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा लॉ आएगा, इसमें भी आपका कूलॉम्स लॉ ही आएगा। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। हो सकता है कि एक सिमिलर क्वेश्चन आ गया होगा इसमें आपका।
व्हेन अ फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, बात कर डिस्क्रीट पैकेट्स की, रेदर देन इन कंटिन्यूस अमाउंट, द प्रॉपर्टी इज टू बी, देखो मान लो कि आपके छोटे छोटे पैकेट्स में चार्ज आ रहे हैं, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है, तो उन डिस्क्रीट यूनिट को, उन चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बेसिकली क्वांटाइज्ड। अगर कंटिन्यूसली आते ना तो उसको क्वांटाइज नहीं बोलते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि एक भाई आपका बहुत बड़ा न्यूट्रल चार्ज है, इसके पास में कोई बहुत इससे भी बड़ा चार्ज लाया, तो प्लस 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 और माइनस 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 में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड। अगर आपका चार्ज बेसिकली कंटिन्यूस मैनर में नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, डिस्क्रीट पैकेट्स में आ रहा है, मतलब क्वांटाइज होकर के आ रहा है, तो चार्ज बेसिकली क्या होगा आपका, क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने सुना होगा। A 10 kilogram mass rests on horizontal frictionless surface. A horizontal force of 500 is applied to the mass. After the force has been applied for 1 second, the velocity of the mass. एक 10 किलो का मास था, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे रेस्ट कर रहा था, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स आया 5 न्यूटन का, उस पर से अप्लाई करते हैं मास के ऊपर, और बोला गया कि ये फोर्स जो अप्लाई हुआ ना खाली 1 सेकंड के लिए हुआ, तो उस वेलोसिटी क्या होगा मास का। बहुत ईजी है, आपको फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, मास दे रखा है आपको 10 किलोग्राम, टाइम दे रखा है आपको 1 सेकेंड। तो पहले आप इसमें से एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अगर मुझे ए निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, F अपॉन में m। F क्या है आपका 5 और m क्या है आपका 10, 1 अपॉन में 2 आ गया, ये 1 अपॉन 2 का मतलब है 0.5 क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना आपका। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी, ये हमारा एक्सेलरेशन निकला है। तो आपका फॉर्मूला डाल सकते हो, आपने फॉर्मूला देखा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस में at। हमें ठीक है फाइनल वेलोसिटी मालूम, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। हमें इनिशियल मालूम, इनिशियल क्या था, इनिशियल तो रेस्ट पे था ना, तो 0। एक्सेलरेशन कितना था आपका 0.5, और टाइम कितने टाइम के लिए लगा था आपका, 1 सेकंड के लिए, इंटू में 1। तो आपका फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी आपका 0.5 इंटू 1, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी आपका v भी आपका 0.5 मीटर पर सेकंड ही निकला। इसमें आपका फॉर्मूला सही क्या होगा, आंसर सही क्या होगा आपका 0.5 मीटर पर सेकंड। इसमें हमने पहले इसको कोरिलेट करा F इज इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूले से, जैसे हमने उसको कोरिलेट कर दिया तो उसके बाद हमने उससे एक्सेलरेशन निकाल दिया, फिर उसमें हमने लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस में at वाला इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at। हमें मालूम था कि वो पहले रेस्ट में था तो u होगा उसका 0, हमें v निकालना था, और a और t हमें मालूम था, हमने अभी a ऊपर पहले निकाल दिया, पुट करके हमारा फॉर्मूला जो है आंसर बिल्कुल सही आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड। The value of g universal gravitational constant was measured experimented by, सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने g की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली सबसे पहले। तो देखो बेसिकली उन्होंने निकाला था, न्यूटन ने तो आपको दिया था, कैप्लर ने आपको प्लैनेटरी मोशन दिया था, कोपर्निकस ने भी नहीं करा था, आपके कैवेंडिश थे, कैवेंडिश साइंटिस्ट जिन्होंने लगभग 1798 में पहली बार एक्सपेरिमेंट करा था। 2 लेड्स, मतलब जो होते हैं ना आपके स्फेयर जो होते हैं, लेड स्फेयर लिए थे उन्होंने, 2 लेड स्फेयर, और उस पर जो टॉर्सन जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है ना, टॉर्सन पुली जो होता है, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 2 लेड स्फेयर को लेकर के। तो पहली बार जो जी की वैल्यू निकालने के लिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, आपके कैवेंडिश साइंटिस्ट थे। तो आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 स्टील बॉल्स अ डिस्टेंस s as the mass of one ball is doubled। पहले मास दोनों का सेम था, अब एक मास का एक का डबल कर दिया गया, 2m कर दिया गया। द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टेड बिटवीन देम, इजी है बहुत क्वेश्चन ये। g का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये g का नहीं है, ये फोर्स का है बेसिकली। जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि एक का मास ने डबल कर दिया, तो अब जो f डैश बना वो क्या बनेगा आपका g। अब इसको 2m1 कर दो इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल दो, 2 g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। भाई पहली बार
जो पहला फोर्स लग रहा था उसका कितना आया, डबल आया ना, ये जो पहला फोर्स लग रहा था उसका कितना है, डबल। तो बेसिकली आपका जी की जो वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी डबल वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है, वैल्यू क्या जाएगी आपकी डबल। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें आपका ऑप्शन बी। तो बेसिकली आज भी जो हमने क्वेश्चंस करे, कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आपके डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल थे। और इसमें सभी न्यूमेरिकल में आपने एक चीज देखा होगा कि आपको ना फॉर्मूला को रिलेट करना पड़ेगा। अगर आप अपना फॉर्मूला को रिलेट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरी बात कि आप न्यूमेरिकल्स की वर्डिंग को देखो, अगर आप न्यूमेरिकल समझ नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप आंसर्स करने में भी या फॉर्मूला कोरिलेट करने में भी, फॉर्मूला पुट करने में भी गलतियां करोगे। सबसे पहली बात है कि आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद अलग अलग फॉर्मूले को कोरिलेट करो। अगर आप कोरिलेट करके सही फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो बेसिकली ये भी आज आपका फिजिक्स टेस्ट पेपर चल रहा था जो हमने कर लिया है अब। तो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।